हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की विज्ञान की पुस्तक का 8वां अध्याय गति, मोशन। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि विराम अवस्था और गतिमान अवस्था किन्हें कहते हैं। तो इन्हें समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पेड़ है और ये अपने आसपास के बने किसी मकान से 50 मीटर की दूरी पे है। तो अभी ये पेड़ जो है वो 50 मीटर की दूरी पे है और 1 घंटे बाद भी अगर इसे आप देखेंगे तो ये 50 मीटर की दूरी पे रहेगा। और 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद या फिर कितने भी समय बाद अगर आप इसको देखते हैं तो ये 50 मीटर की दूरी पर ही रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस पेड़ की जो स्थिति है वो इस मकान के सापेक्ष में बढ़ते हुए समय के साथ नहीं बदल रही। मतलब कि ये जो है विराम अवस्था में है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष में, यहाँ पर ये बिंदु क्या है, यहाँ पे ये बिंदु एक मकान है। तो किसी वस्तु की स्थिति अगर बढ़ते हुए समय के साथ किसी बिंदु के सापेक्ष में अगर नहीं बदलती है तो हम उस वस्तु को विराम अवस्था में कहते हैं। एक बार फिर से, यदि कोई वस्तु है और उसकी स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष में बढ़ते हुए समय के साथ नहीं बदलती तो हम उस वस्तु को विराम अवस्था में कहते हैं। दूसरी ओर गतिमान अवस्था क्या होता है? हम मान लेते हैं कि ये वही वाला मकान है दूसरी ओर से और एक गाड़ी है, मोटर कार है जो कि इसकी ओर चल कर आ रही है। तो हमने देखा कि कुछ समय पर इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर थी। तो क्योंकि ये चलकर इसकी ओर आ रही है तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये और पास आ जाएगी तो लगभग 20 मीटर, फिर ये और पास आ जाएगी तो लगभग 5 मीटर। ऐसे ही आप ये देखोगे कि इस मकान के सापेक्ष में इस कार की जो स्थिति है वो बढ़ते हुए समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो कम होती चली जा रही है, मतलब उसमें अंतर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार है वो इस मकान के सापेक्ष में इस कार की जो स्थिति है वो इस मकान के सापेक्ष में बढ़ते हुए समय के साथ बदल रही है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि ये जो है गतिमान अवस्था में है। तो मुझे आशा है कि आपको ये दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ कि एक वस्तु की स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष में बढ़ते हुए समय के साथ यदि नहीं बदलती तो उस वस्तु को हम विराम अवस्था में कहते हैं। जबकि यदि कोई वस्तु जिसकी स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष में बढ़ते हुए समय के साथ निरंतर बदलती है तो हम उस वस्तु को गतिमान अवस्था में कहते हैं। और अब एक और बात कि कोई भी वस्तु जो होती है वो एक ही समय पर दो अवस्थाओं में पाई जा सकती है। जैसे कि कोई भी जो वस्तु है वो एक ही समय पर विराम अवस्था और गतिमान अवस्था दोनों में एक साथ पाई जा सकती है। कैसे? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम मान लेते हैं कि जैसे ये एक बस है और इसमें कुछ यात्री बैठे हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये पहला यात्री है और ये दूसरा यात्री है। तो जो पहले यात्री की जो स्थिति है, अगर ये बस चल रही है तो ये जो पहले यात्री की जो स्थिति है वो दूसरे यात्री के सापेक्ष में नहीं बदल रही, क्योंकि बस चलने से पहले यात्री की स्थिति में दूसरे यात्री के सापेक्ष में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये अगल बगल ही बैठे हुए हैं। तो इसकी स्थिति में दूसरे यात्री के सापेक्ष में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जबकि हम मान लेते हैं कि यदि अगर इस रोड के किनारे, जिस रोड पर यह बस चल रही है उसके किनारे एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है, बिजली का खंभा है, तो क्या होगा कि पहले यात्री की जो स्थिति होगी वो इस खंभे के सापेक्ष में बदलेगी। अगर बस आगे चली जाएगी तो इसकी पहले यात्री की और इस खंभे के बीच में दूरी निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में जो पहला यात्री है वो उसकी स्थिति इस खंभे के सापेक्ष में निरंतर बढ़ रही है। तो जो पहला यात्री है वो दूसरे यात्री के सापेक्ष में तो विराम अवस्था में है, लेकिन
इस इलेक्ट्रिसिटी पोल के इस बिजली के खंभे के सापेक्ष में गतिमान अवस्था में है। तो आशा है मुझे कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। और आइए हम नोट्स देख लेते हैं। तो देखिए कि विरामावस्था क्या होती है कि यदि बढ़ते हुए समय के साथ एक बिंदु के सापेक्ष में किसी वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव ना हो तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। और गतिमान अवस्था किसे कहते हैं? यदि बढ़ते हुए समय के साथ एक बिंदु के सापेक्ष में किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो तो वह वस्तु गतिमान अवस्था में कहलाती है। मैं इसके एग्जांपल्स आपको पहले दे चुका हूँ और नीचे ये जो नोट है कि एक वस्तु एक साथ एक ही समय में गतिशील व स्थिर दोनों ही हो सकती है। उदाहरण, गति कर रही बस का एक यात्री उस बस के अंदर बैठे अन्य यात्रियों के सापेक्ष में स्थिर अवस्था में है, जबकि सड़क के किनारे लगे किसी पेड़ पौधे के सापेक्ष में गतिमान अवस्था में होता है। तो यहाँ पे जो नोट्स में आपको लिखा हुआ है कि ये पेड़ पौधे, इसकी जगह मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी पोल, बिजली का खंभा भी आपको समझाने के लिए लिया था। तो वही बात है, आप समझ सकते हैं इसका। तो हम समझेंगे कि मूल बिंदु क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम एग्जाम्पल से। तो हम मान लेते हैं कि एक बस स्टैंड है और ये एक स्कूल है, और जो स्कूल की दूरी है बस स्टैंड से वो 2 किलोमीटर है और स्कूल उत्तर दिशा में है बस स्टैंड से। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि स्कूल जो है वो बस स्टैंड से 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है, तो हमने स्कूल की स्थिति को बताने के लिए बस स्टैंड का स्थिति के सहारा लिया है। मतलब हमने जो स्कूल की स्थिति बताई है वो बस स्टैंड के सापेक्ष में बताई है। तो कभी कभी हम दैनिक जीवन में भी इस प्रकार की चीज़ों का सहारा लेते हैं। कभी एक स्थान की स्थिति बताने के लिए दूसरे स्थान का हम सहारा अक्सर लिया करते हैं। तो जिसका हम सहारा लेते हैं या जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बस स्टैंड का उपयोग किया, तो ये निर्देश बिंदु ही मूल बिंदु है। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि विराम अवस्था समझाते वक्त मैंने आपको कहा था कि एक मकान से एक पेड़ की दूरी जो है वो 50 मीटर है। तो उस समय जो हमारा मूल बिंदु था, निर्देश बिंदु था, वो मकान था। हमने उस पेड़ की दूरी या पेड़ की जो स्थिति थी वो हमने उस मकान के सापेक्ष में बताई थी। तो इन्हीं चीज़ों को जिनके सापेक्ष में, जिनका सहारा लेकर हम किसी दूसरी वस्तु की स्थिति को बताते हैं, ऐसी निर्देश बिंदु को ही हम मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु की परिभाषा ये दी गई है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। माना किसी गांव में एक स्कूल बस स्टॉप से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को बस स्टॉप के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में बस स्टॉप निर्देश बिंदु या मूल बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। तो आगे हमें जानना है कि अदिश एवं सदिश राशियाँ कौन सी होती है। तो भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियाँ होती हैं वो या तो अदिश होती हैं और या तो सदिश होती हैं। मतलब कि जितनी भी हम राशियाँ पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में, वह इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में आती है। तो अदिश राशियाँ वह होती हैं जिनके पास परिमाण तो होता है, मतलब संख्यात्मक मान तो होगा, लेकिन दिशा नहीं होगी। जैसे कि हमारा समय, देखिए समय के पास जो है परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। तो ये क्या है? एक अदिश राशि है। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनके पास परिमाण भी हो और साथ ही साथ दिशा भी हो। जैसे कि बल, जैसे मान लीजिए कि ये एक डब्बा है और एक छोटा लड़का इस पे को धक्का दे रहा है। तो देखिए अगर ये धक्का दे रहा है तो ये कुछ बल लगाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ परिमाण तो होगा, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन या कुछ भी। तो इसके पास परिमाण भी है इस भौतिक राशि के पास, और साथ ही साथ एक दिशा है। जैसे कि अगर ये बल लगा रहा है तो ये इस दिशा में लगा रहा है पीछे से,
तो ये वह राशियाँ होती हैं सदिश वाली जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों ही होती हैं। तो सदिश, तो आप इससे जान सकते हैं कि जिसके पास दिशा हो, साथ में दिशा, और अदिश मतलब वे राशियाँ जिनके पास दिशा ना हो। तो ये था हमारा कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। इसके बाद हम नोट्स देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गति के प्रकार के बारे में। तो गति मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और कंपन गति। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, एक ऋजु रेखा भी कहते हैं इसको, तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में या ऋजु रेखा में गति करती है तो हम उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर, मतलब वो यहाँ से चलना शुरू करे कुछ इस प्रकार और गोल गोल घूमे किसी वृत्तीय पथ पर, तो हम उस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहेंगे। अगला है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये कोई वस्तु है और हमने इसका एक बिंदु, एक सिरा जो है फिक्स कर दिया और हम इसको कुछ इस प्रकार घुमा रहे हैं। मतलब ये वाला तो फिक्स है और इसको पकड़ के ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं। तो इस समय क्या होगा कि जो इसके अंदर के जो कण होंगे, जैसे ये एक कण है, यहाँ पे जो कण होगा, यहाँ पे ये भी वृत्तीय पथ पर ही घूमेंगे। तो इन कणों का जो पथ है तो ये संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। और कंपन गति क्या होती है? जैसे जब कोई वस्तु किसी एक ही बिंदु के आगे पीछे लगातार गति करती है तो हम उसको कहते हैं कि वो कंपन गति में है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक आपके पास ये चिमटा है और आपने इसको एक तरफ से, मतलब यहाँ से आपने इसको पकड़ लिया और यहाँ से किसी चीज़ से आपने इसको मारा, स्ट्राइक किया, तो आप देखोगे कि जो चिमटा होगा वो लगातार फिर थोड़ी देर तक इस तरीके से घूमता रहेगा। एक जो उसका लेग होगा तो कुछ इस प्रकार से वो घूमता रहेगा। तो ये जो है कि ये वो बीच का बिंदु हो गया यहाँ पर, और ये उसी के अगल बगल आगे पीछे बार बार घूमता रहेगा। तो ये जो है इस प्रकार की गति को हम कंपन गति कहेंगे। तो हम समझेंगे कि दूरिता विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। और बिंदु ए जो है वो एक प्रारंभिक स्थिति है और बिंदु बी जो है वो अंतिम स्थिति है। और एक वस्तु ए से चलकर बी तक जाती है और जाते समय कुछ इस प्रकार का पथ तय करती है। तो वस्तु जब ए से बी तक जाएगी तो उस समय इस पथ की जो कुल लंबाई तय की जाएगी वस्तु के द्वारा, वही उस वस्तु द्वारा तय दूरी कहलाएगी। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु कुछ सबसे पहले इस प्रकार से जाती है, फिर इस प्रकार से, मतलब एक निश्चित दिशा में यह गति नहीं कर रही है। तो 5, 5, 10 और 10, 20, फिर उसके बाद यहाँ पे 30, 15, 45, 50 और 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वस्तु द्वारा तय की गई इस रास्ते की जो कुल लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूरी वस्तु द्वारा तय की जाएगी यहाँ पे वो 60 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद आपको एक मेन बात और यहाँ पे याद रखनी है कि हम जब इसकी दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने ये माना है कि ये वस्तु जो है वो किसी निश्चित दिशा में गति नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले सीधे जाती है, फिर नीचे की ओर, फिर सीधी, फिर ऊपर की ओर, फिर सीधी, और इसी तरीके से आगे भी दिशा बदलते हुए गति कर रही है। मतलब कि यहाँ पे इस वस्तु के पास कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो अगर हम ऐसे कहें कि वस्तु जो है ए से बी तक पहुँचना चाहती है, तो
वो किसी भी दिशा में गति करते हुए ए से, और वो केवल बी तक जाना चाहते, ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई दिशा होगी क्योंकि यहाँ पे कोई निश्चित दिशा है ही नहीं, तो वो इस प्रकार से भी गति कर सकती है। ऐसे में अगर हम इसको माने कि ये 10 है, ये 20 है और ये 10 है, तो सेंटीमीटर भी साथ में, तो 40 सेंटीमीटर। तो पहले 60 था और दूसरे में 40 होगा। ठीक है, वैसे हमने इसका जो माप है वो गलत ले लिया है थोड़ा, हम इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, तो लगभग 40 इसको मान लेते हैं और 10-10 इसको मान लेते हैं, और नहीं, इसको 20 मान लेते हैं। तो अब ये 80 सेंटीमीटर होगा। तो कुल कुछ ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की जो दूरी थी दो बिंदुओं के बीच की, वो 60 सेंटीमीटर थी, और जो अगर कोई दूसरा रास्ता लेती है तो जो वस्तु दूसरा कोई रास्ता लेती है तो वो 80 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या उस रास्ते का जो परिमाण है, माप है, कुछ अलग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पहले जितना ही होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि दूरी का जो यहाँ पे परिमाण है वो दो बिंदुओं के बीच में दिशा ना होने की वजह से, निश्चित दिशा ना होने की वजह से अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दूरी है उसके पास परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, और इसी के कारण ऐसा होता है कि दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है और उन सभी का परिमाण अलग अलग हो सकता है। इसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारे पास वही दो बिंदु दोबारा से हैं, और अब वही वस्तु ए से बी की ओर गति करना चाहती है, लेकिन एक निश्चित दिशा में। तो अगर वो एक निश्चित दिशा में गति करेगी कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर ही गति करेगी, तो सीधी गति करेगी और सरल रेखा में, सीधी सरल रेखा में गति करेगी, इसे ऋजु रेखा भी कहते हैं। तो ए से बी की ओर सीधी रेखा में गति करेगी, और इस समय क्योंकि इसके पास एक निश्चित दिशा है, तो यह एक सीधी सरल रेखा होगी, और ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। तो न्यूनतम दूरी होगी, तो ये 30 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, आप मान सकते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर है। और इस दूरी को, जो कि एक निश्चित दिशा में तय की जाती है, इसी को हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो क्योंकि दूरी के पास परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, तो यह इसलिए एक अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन के पास परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि होती है। तो इसके बाद है कि इन दोनों का जो एसआई मात्रक है वो मीटर मीटर ही होता है दोनों का, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो दूरी है एक गतिशील वस्तु के लिए सदैव धनात्मक होती है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो किसी भी दिशा में गति करे, वो सदैव धनात्मक ही होगी। लेकिन अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, उसने कोई गति ही नहीं करी, तो ऐसे में हम कहेंगे कि उसने कोई दूरी तय नहीं करी, और वो उस कंडीशन में, उस स्थिति में ये शून्य हो सकती है। वरना एक गतिशील वस्तु के लिए ये सदैव धनात्मक होती है, जबकि जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकता है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक वस्तु है जो कि ए से बी की ओर गति करती है, और हमने ए से बी की ओर की जो दिशा को धनात्मक दिशा मान लिया है। तो अगर वस्तु ए से बी की ओर कुछ भी दूरी तय करती है, तो वो विस्थापन जो होगा वो हमारा धनात्मक होगा, क्योंकि इस दिशा को हमने धनात्मक माना है। लेकिन अगर वस्तु ए से बी की ओर ना चल के उल्टी दिशा में गति करने लगती है, हम मान लेते हैं कि जैसे पीछे की ओर गति करने लगती है उल्टी दिशा में, तो ऐसे में
जो विस्थापन तय किया जाएगा वस्तु के द्वारा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और शून्य कब होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि एक वस्तु है जो कि ए से बी की ओर गई और फिर बी से लौट कर दोबारा ए की ओर ही चली आई। मतलब कि जहाँ से वस्तु ने चलना शुरू किया था और लौट कर वो वस्तु वहीं पे चली आई। मतलब कि उसका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही है, एक ही बिंदु है। तो ऐसे में जो कोई भी वस्तु जो होती है उसका विस्थापन शून्य होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वस्तु है जो कि ए से बी तक गई थी और धनात्मक का 30 सेंटीमीटर उसने तय किया जाते वक्त, और लौटते वक्त वो उसी दिशा उल्टी दिशा में आई थी। तो ऐसे में वो ऋणात्मक का 30 सेंटीमीटर तय करेगी। अगर आप कुल देखेंगे कि कितना विस्थापन तय हुआ तो प्लस माइनस का कट के शून्य। और एक और बात कि जो दूरी है वह विस्थापन से सदैव ज़्यादा रहती है, बड़ी रहती है या तो उसके बराबर रहती है। अब देख सकते हैं जो विस्थापन है इन दो बिंदुओं की बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है। तो ऐसे में जो विस्थापन होता है वो या तो हमेशा दूरी से छोटा रहता है या तो उसके बराबर रहता है। तो हम करेंगे कुछ प्रश्नों को जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। तो पहला है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। तो कोई भी वस्तु जो विस्थापन तय करती है वो ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य तीनों ही हो सकता है। तो हाँ, शून्य हो सकता है। हमें यहाँ पे क्योंकि एक उदाहरण देना है तो हम उदाहरण के लिए ऐसा कह देते हैं कि मान लीजिए ये बिंदु है आपका घर, होम, और यहाँ पे आपका मार्केट, बाज़ार, और आप कुछ सामान लेने जाते हैं बाज़ार और फिर वो सामान लेकर वापस घर चले आते हैं। तो ऐसे में आपने दूरी तो तय करी है लेकिन आपका विस्थापन जो है वो शून्य है, क्योंकि आपका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु हो गया। तो इस स्थिति में आपका जो विस्थापन होगा वो शून्य हो जाएगा। दूसरा है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो सबसे पहले हम एक वर्गाकार आकृति बना लेते हैं। अब एक किसान है जो कि इस पर चक्कर लगा रहा है। तो 40 सेकंड में उसके द्वारा एक चक्कर पूरा किया जाता है। तो एक चक्कर लगाने में लगा समय 40 सेकंड और 2 मिनट 20 सेकंड में लगे चक्कर। तो एक किसान को अगर एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगते हैं तो 2 मिनट 20 सेकंड तक अगर वो इसी तरीके से घूमता रहा तो उसके द्वारा कितने चक्कर लगेंगे, हमें पहले ये ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस समय में एक चक्कर जितना लगाने में समय लगता है उससे भाग कर देंगे। तो 2 मिनट 20 सेकंड में हम भाग कर देंगे 40 सेकंड से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 में 60 से गुणा कर देंगे तो ये भी सेकंड प्लस 20 सेकंड। तो 60 दूनी 120 और ये 20 40, 140 सेकंड बटा 40 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, 0 से 0, 7/2, 3.5 चक्कर। तो किसान 2 मिनट 20 सेकंड में इस वर्गाकार खेत पे घूमते हुए कितने चक्कर लगाता है, 3.5 चक्कर। मतलब कि अगर किसान यहाँ से चलना शुरू करता है तो
एक बार पूरा घूमने के बाद उसका पहला चक्कर पूरा हो जाता है। अगर वो दूसरी बार घूमेगा तो दूसरा चक्कर, तीसरी बार फिर से तीसरा चक्कर, मतलब कि 3 चक्कर लगाने के बाद किसान वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत करी थी। लेकिन आधा चक्कर अभी और बचा हुआ है, तो जब वो आधा चक्कर चलेगा तो वो यहाँ तक आ जाएगा, इस बिंदु तक। क्योंकि आधे चक्कर का क्या मतलब है कि इस वर्गाकार आकृति की पूरे परिमाप का आधा, और आकृति में 10-10 हर भुजा जो है वो 10 मीटर की है, तो पूरी परिमाप कितना हुआ 40 मीटर, तो आधा उसका कितना हुआ 20 मीटर। तो 20 मीटर 10 और 10, तो हमें क्योंकि विस्थापन निकालना है तो दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी इस वर्गाकार खेत का विकर्ण होगा, तो हमें इसकी दूरी निकालनी है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और वर्ग में हर कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसके सामने वाली जो भुजा हो गई वो विकर्ण हो गई, तो हमें इस विकर्ण का माप निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो दूरी का वर्ग बराबर इसका स्क्वायर जो होगा, इसका जो वर्ग होगा वो इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब ये जो वर्ग है वो दूसरी तरफ जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10√2 मीटर, और √2 का मान हमें पता है 1.414 मीटर, तो 14.14 मीटर। तो विस्थापन का जो परिमाण है वो 14.14 मीटर होगा। तो किसान द्वारा तय किया गया जो कुल विस्थापन है वो 14.14 मीटर होगा। अगला है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? ये शून्य नहीं हो सकता, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो विस्थापन के लिए हम जानते हैं कि ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकता है, तो पहली वाली बात तो गलत हो गई। दूसरी बात, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, तो इसका जो परिमाण होता है विस्थापन का वो कभी भी दूरी से या तो कम होता है या दूरी के बराबर होता है, वो दूरी से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये दूसरी वाली बात भी गलत हो गई। तो विस्थापन के लिए ये दोनों ही बातें गलत हैं। इसी के साथ हमारा पहला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ, और मैंने नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। ये वाला मूल बिंदु है, और फिर आगे अदिश और सदिश, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे बाद में पढ़ सकते हैं। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होते हैं, और ये वही समीकरण, दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ी हो सकती है और या तो उसके बराबर हो सकती है।